अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आरिफ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक। एंकर रेहान तारिक की अदम मौजूदगी में अगले कुछ दिन तक मैं इस प्रोग्राम की मेज़बानी करूंगा। इस वक्त मुल्क मुआशी, सियासी और आइनी बहरान का शिकार है। मईशत और सियासत दोनों जवाल पजीर हैं। पाकिस्तान में इक़्तिदार के स्टेक होल्डर्स के माबैन मफादात का टकराव मुसलसल जारी है। इमरान खान अब साबिक वज़ीर आज़म बन चुके हैं। नई हुकूमत इक़्तिदार में आ चुकी है जिसके वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ हैं। इस तब्दीली के बाद उम्मीद थी कि हालात में तब्दीली आएगी और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन इस वक्त हालात नॉर्मल होने के बजाय मजीद कशीदगी और गर्मा गर्मी का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत इस वक्त लंदन में मौजूद है। नून लीग की क़यादत फौरी इंतखाबात का इनेकाद चाह रही है, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से तासुर यह दिया जा रहा है कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इंकशाफ किया है। अदम एतमाद से एक रात पहले उन्हें मार्शल लॉ की दी गई। कहा गया कि फौरी इलेक्शन माने या फिर मार्शल लॉ के लिए तैयार हो जाएं। अदम एतमाद का एक रात पहले मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया, एक धमकी दी गई कि हम फौरन इलेक्शंस माने या मार्शल लॉ। ये धमकी एक हुकूमत का वजीर ने हमारा एक साथी के थ्रू मुझ तक पहुंचाया। साबिक वजीर आजम ने बागते बे आईन तोड़ा, जमहूरियत पे हमला किया। वो आपके सामने है, जहां वो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे किसी थर्ड फोर्स को मौका मिले। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस इंकशाफ के बाद सवाल पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मार्शल लॉ की धमकी किसने दी? कौन से विफाकी वजीर का पैगाम कौन लेकर आया? क्या अदम एतमाद के क़याम में मार्शल लॉ के इम्कानात थे? इस हवाले से साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मुतअद्दिद बार अपोजिशन को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के ज़वक़्क़े हालात से खबरदार भी किया। वो क्या कहते थे, सुन लीजिए। शेख साहब क्या कहेंगे, हालात किस तरफ जा रहे हैं? मुल्की सियासत बड़े तशवीशनाक हैं, गंभीर हैं, खौफनाक हैं, परेशान कुन हैं। इसका नतीजा कुछ भी निकल सकता है। जहां वज़ीर ख़ारजा ने मार्शल लॉ के बारे में इंकशाफ किया, वहीं उन्होंने एक बार इस्लाहात से कबल इंतखाबात के इम्कान को सख्ती से मुस्तरद भी किया। को बचाने के लिए मैं अपना पार्टी का पॉलिसी इस हाउस के सामने क्लियर करना चाह रहा हूँ। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। हम वो गैर जमहूरी ताकतें नहीं हैं जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे यकीन रखते हैं। हम इस्लाहात करेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के दो पहलू है। सबसे पहले फौरन हमने जो वो सारे गैर जमहूरी इलेक्टोरल बिल्स, ऑर्डिनेंसेस एक्सेट्रा जो पिछले हुकूमत ने पास किए खत्म करना पड़ेगा और आपस में मिल बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि मजीद जो इस्लाहात हम लेकर आना चाहते हैं वो क्या होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनकी पार्टी इंतखाबात से कबल नैब कवानीन में तरमीम और इंतखाबी इस्लाहात की ख्वाहिशमंद है। वहीं नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने एक बार फिर फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। अपोजिशन पार्टीज को और मेरी अपनी जमात को, मेरी अपनी हुकूमत को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि इमरान खान के गुनाहों का जो टोकरा है उसको अपने सर पे नहीं उठाना चाहिए। इसको जाने दे अवाम में, ये जाके जवाब दे लोगों को। जाहिर है इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में और इलेक्शन ही हल है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हुई हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है वो बड़े फैसले नहीं कर सकती। मरीम नवाज का मानना है कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल फौरी इंतखाबात की मुतकाजी है और वो मैंडेट लेकर फैसला करना चाहती हैं, मगर ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वो मुआशी एतबार से मुश्किल फैसले करने को तैयार हैं। इलेक्शन होने हैं तो कब होने हैं? 3-4 महीने के बाद होने हैं या 7-8 महीने के बाद या 14 महीने के बाद, यानी इमीडिएटली या मिड टर्म या लॉन्ग टर्म या ड्यू डेट पे। ये बात दुरुस्त है कि हम क्यों जो है पिछली हुकूमत की जो तबाही उन्होंने मचाई है 4 साल जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ जो है उसका जो है ओनस जो है हमारे ऊपर क्यों आए। इसी तमाम सियासी मंजरनामे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक अजीब सी कशमकश पैदा हो चुकी है, तनकीद की जा रही है आपकी अपोजिशन की जानिब से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी, और अवाम में भी ये सवाल उठ रहे हैं कि लग ऐसे रहा है कि शायद इस मुल्क को 2 वज़ीर आज़म लीड कर रहे हैं। एक वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब हैं और शायद वो सारी एडवाइस जो है वो नवाज शरीफ साहब से लेकर चल रहे हैं। वज़ीर ख़जाना के हवाले से भी यही तनकीद हो रही है कि यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल साहब हैं तो शायद उनको एडवाइस जो है वो इसहाक डार साहब दे रहे हैं। तो इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे अपने नाक़दीन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपोजिशन का काम है तनकीद करना, वो ज़रूर तनकीद करे और शौक से करे और तामीरी तनकीद करना चाहिए। जमहूरियत के यही हुस्न है
मुल्क में एक ही वजीर खजाना है, एक ही वजीर आजम है और एक ही हुकूमत है। शहबाज शरीफ साहब अपनी पार्टी के सदर भी हैं, तो वो पार्टी की मीटिंग के लिए गए हुए हैं, एज ए गवर्नमेंट वो नहीं गए हैं। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल कोई टूर नहीं है, एक दिन के लिए वो गए हैं अपनी पार्टी की मीटिंग करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट मीटिंग के लिए नहीं गए, पार्टी मीटिंग के लिए गए हैं, मगर जाहिर है तनकीद तो अपोजिशन करेगी। लेकिन सर, अपोजिशन का काम तो है तनकीद करना, मगर आपने कहा कि वज़ीर ख़जाना तो एक ही हैं, वज़ीर आज़म भी एक ही हैं, ज़ाहिर है एक ही हैं, लेकिन फिर जो फैसले करने हैं उसमें इतनी ताख़ीर क्यों बरती जा रही है, इतनी मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं? क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि हम IMF के पास गए, हम वादे करके आए कि हम ज़ाहिर है जी अगर प्रोग्राम बहाल करना है तो फिर हमें कुछ मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, लेकिन वो मुश्किल फ़ैसले करने में इतनी देर क्यों की जा रही है कि हम देख रहे हैं कि डॉलर नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, स्टॉक मार्केट हमारी मुसलसल नीचे आती जा रही है। तो अगर यही सूरत हाल रही और फैसले मज़ीद जो है ताख़ीर की तरफ गए, तो फिर इस तरीके से मुल्क के मामलात कैसे आगे बढ़ सकेंगे? आपका सवाल बहुत बर वक्त और बरमल है, मगर देखिए बात यह है कि पिछली हुकूमत ने IMF से जिन कंडीशंस पे सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए जिस तरह से गिरवी रखा स्टेट बैंक को, जिस तरह से डॉलर्स को उसने छूट दिया, जिस तरह से मईशत की तमाम वो कंडीशंस मांगती रही, जिस तरह से उसने पेट्रोली लेवीज पे काम करती रही, तो इस सारी वजूहात की बिना पे बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आए। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर गए तो वो पाकिस्तान के माशी हालात के बेहतरी के लिए एक वसी तर अपने सियासी और पार्टी के मुशावरत के लिए गए हैं और अपने तमाम इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड लेके गए हैं। ये ओवरनाइट नहीं होता है। IMF की आपको पता है कि मीटिंग दर मीटिंग होती है, प्रपोजल के बाद प्रपोजल होता है, उनकी डायरेक्शन के पास डायरेक्शन होती है, फिर बोर्ड उसको अप्रूव करता है। तो वो वाली कोई हम IMF के साथ मुआहदा नहीं करना चाहते हैं, ना उसको बढ़ावा देना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो, IMF का फायदा हो। माजी में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, IMF को फायदा पहुंचाया गया कि आज पाकिस्तान का स्टेट बैंक गिरवी रख दिया गया। उसके लिए अपोजिशन को इन्होंने बुलडोज करके कानून साजी की और जिस तरह से उजलत में इमरान खान ने फितना बर्पा करने के लिए पाकिस्तान में एक फजा कायम की, तो उसके वजह से पाकिस्तान के मईशत को बहुत नुकसान हुआ। और ये जो 4 साल में मईशत का बेड़ा गर्क कर देखिए, हम जब गए थे 18 में तो उस वक्त आटा था 30 रुपए का और चीनी थी 50 रुपए की और पेट्रोल था 70 का और डॉलर था 100 का। आज इन 3.5-4 सालों में उन्होंने उसको 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। तो जो 4 साल का गंद है वो 1 मिनट में नहीं हल हो सकता। थोड़ा सा हमें वक्त दे, इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपको बता दूं, बदतरीन दौर में बेहतरीन काम करने वाली पार्टी है मुस्लिम लीग नून और बदतरीन दौर में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले का नाम है शहबाज शरीफ। लेकिन निहाल हाशमी साहब, आपने जो बातें की कि मईशत का बुरा हाल है, हमें थोड़ा वक्त देंगे, वही बातें शायद आवाम भी यही कहेंगे कि जो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई थी उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बातें की थी, मगर अब क्योंकि आप लोग इक़्तिदार में आ चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि शायद कोई गलती कर दी है और उनको 1 साल जो 1.5 साल उनका बाकी था उनको पूरा करने दिया जाता और फिर इलेक्शंस में जाते और फिर इक़्तिदार के लिए अवाम में एक बयानिया बन जाता? मगर अब जो सूरत हाल है मुआशी तौर पर अगर देखें, महंगाई की बात करें, कहीं ऐसा सोच तो नहीं रही जमात के शायद कोई गलती कर दी यहाँ पर? यकीनन गलती नहीं की। उसकी वजह क्या? अगर हम और इनको थोड़ा सा भी वक्त देते तो ये मुल्क को डिफॉल्ट करवा देते। अगर हम और थोड़ा सा भी वक्त देते तो ये बेहतर चीजों को नीलाम कर देते। अगर हम और थोड़ा सा वक्त देते तो शायद कंप्रोमाइज करना होता न्यूक्लियर पे। अगर हम और थोड़ा सा वक्त देते तो सारे इदारों को बर्बाद कर देते। और फिर जब 2023 में हम आवाम के पास जाते तो आवाम कहते जब हम तबाह हो रहे थे, जब पाकिस्तान बर्बाद हो रहा था, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो रही थी, पाकिस्तान के इदारे बर्बाद हो रहे थे, तो आप सुकून के नींद सो रहे थे और बांसुरी बजा रहे थे। आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब इस मुल्क को लूटा जा रहा था, बर्बाद किया जा रहा था इमरानी फितने से? तो हमने ठीक फैसला किया, एक बेहतर फैसला किया कि वक्त से पहले इस फितने को, इस नासूर को जड़ से उखाड़ा जाए जो पाकिस्तान के लोगों के मुंह से निवाले नोच रहा है, जो पाकिस्तान के लोगों के मुंह से निवाले नोच रहा है। हमने ठीक वक्त पे ये फैसला किया। ठीक है, आपको लगता है कि ये ठीक वक्त पर फैसला किया गया, मगर मुतज़ाद बयानात जो हैं वो जमात की जानिब से सामने आ रहे हैं। एक तरफ कहा यह जा रहा है कि पहले इस्लाहात होंगी और उसके बाद इंतखाबात की तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की ही सीनियर नायब सदर हैं मरीम नवाज साहिबा,
वो ये बात कर रही हैं कि जो इनकी गलतियां हैं, इनकी गलतियों का टोकर अपने सर पर नहीं उठाना चाहिए और जल्द इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। मगर आप कह रहे हैं कि वक्त दरकार होगा। अब आपको वक्त चाहिए इसमें या फिर इंतखाबात जल्दी करवाने हैं? इसमें जो कन्फ्यूजन है जमात में, ये क्यों आ गई सर? देखिए, बड़ी जमात में मुख्तलिफ ख्याल बातें की जाती है और यही जमहूरियत का हुस्न है। मगर एक बात मैं आपको वाज़ेह करूं मोहतरम जनाब, कि जब तक इलेक्शन कमीशन हमें सिग्नल नहीं देगा कि वो तैयार हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी रिपोर्ट जमा कराई है। इलेक्शन कमीशन ने 16 खतूत लिखे उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि आप ये इक़दाम करें ताकि हम इलेक्शन को एहसन और तरीके से करा सकें, मगर वो नहीं करा सके। इलेक्शन कराना हमारे लीडरों का काम नहीं है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ये सिग्नल देगी कि हम अब तैयार हैं, उसके फौरी बाद हम इलेक्शन करवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिग्नल आएगा तब आप लोग इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। सर, इस्लाहात की उनके बात की जा रही हैं। जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने ये कहा कि मेरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से रात को बात हुई और उनसे मुशावरत के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात, मगर वक्त कम है और इस्लाहात में भी वक्त लगेगा। तो ये इस्लाहात ज़ाहिर है जब शुरू होंगी तभी हो सकेंगी। तो ये कब इसके हवाले से आप कुछ पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, कोई बिल पेश करेंगे, इस्लाहात की तरफ बढ़ेंगे तो फिर आगे जाएंगे ना? देखिए, इस्लाहात के बाद अब अगर आपने इलेक्शन करवाया तो जिस तरह से 2018 में हुआ और माजी में इस पे बहुत ज़्यादा बातें की गई, फिर भी यही बात होगा। और जिस तरह से RTS बैठ गया, उस तरह के मसाइल से दो चार होना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगले 1-2 सेशन के अंदर इस इस्लाहात के हवाले से कानून साजी कर ली जाएगी। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड ले लिया जाएगा और एक ऐसा जामे इस्लाहात और पैकेज बनाया जाएगा जिससे लोगों को मुतमईन किया जा सके और लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है ना, वो एक मौसर अंदाज में इस्टेब्लिश हो सके। मगर तनकीद अगर महंगाई पर करें तो फिर अब आप चीनी पर तनकीद या चीनी का रेट कंट्रोल करने के हवाले से फिर अब क्या करेंगे? मैं तो ज़ाती तौर पे हल्के करूंगा, क्योंकि मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी से पहले पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करता हूँ, अपनी ज़मीर की नुमाइंदगी करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कोई भी हो, मेरा बाप हो, मेरा बेटा हो, मेरे लिए मेरा दीन, मेरे ईमान और मेरे मुल्क से बढ़कर कोई भी नहीं है। तो जो तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं उनको सियासत नहीं करना चाहिए। जमहूरियत का यही हुस्न है कि वह आप तनकीद बर्दाश्त करना चाहिए। जो जिम्मेदार हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जो खताकार हैं उनको अपने खताकारी का एहसास होना चाहिए, कौम से माफ़ी मांगना चाहिए और आइंदा के लिए इससे तौबा और ताइफ करना चाहिए। ठीक है सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से एक अहम जो बयान है कौमी असम्बली में वो सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि आखिरी जो दिन थे जब तहरीक अदम एतमाद उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश की गई, तो कहा गया, एक वज़ीर की जानिब से पैगाम भिजवाया गया कि फ़ौरी इंतखाबात की तरफ आ जाओ या फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। तो ये जो बयान है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यकीनन बेहतर तौर पे बिलावल साहब बता सकते हैं, मगर ये बात में दम है कि उस जमाने में इमरानी फितना, देखिए इमरान खान का एक सबसे बड़ा मसला ये था कि इमरान खान हर हाल में वजीर आजम रहना चाहते थे। वो आम पार्लियामेंटेरियन नहीं बनना चाहते, ऑपोजिशन लीडर नहीं बनना चाहते थे। आज उनको वजीर आजम बना दें तो कल सारी चीज सारा ठीक हो जाएगा, सारे इदारे ठीक हो जाएंगे, अदलिया के फैसले भी ठीक होंगे, रात 12 बजे खुलना भी ठीक होगा, अफवाज की सपोर्ट भी ठीक होगी। तो ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग वो लोग करते रहे, इस तरह के पैगाम देते रहे। वो एक फासिस्ट आदमी है, वो एक आमरीत से भी एक कदम आगे, जो अगर आप समझ सकते हैं कि वो मुतलकिल इनान बन करके पाकिस्तान में वो एक जिद्दी खिलाड़ी बच्चे के तौर पे हैं, जो तारीख जरूर लिखेगा कि पाकिस्तान के माशी तबाही और जो सोशल फैब्रिक है और जो सोसाइटी में हम आहंगी है उसको बर्बाद करने में और हमारे नौजवान नस्ल को बर्बाद करने में और मजहब कार्ड इस्तेमाल करने में और हमारे जबान और कल्चर की में जो एक खराबी पैदा करने में जो इमरानी टोला और उस फितने का काम है, ये कहीं भी कभी भी नहीं हुआ था और अल्लाह से दुआ है कि आइंदा कभी ना हो ऐसा। अच्छा सर, ये जो जिन वज़ीर की बात की जा रही है, वफाकी वज़ीर का नाम तो नहीं सामने आया, क्या आपको मालूम है या क्योंकि अब तो इत्तेहादी हैं तमाम तर ये जो जमातें हैं, नाम क्या शेयर किया गया आप लोगों के साथ कि कौन से वज़ीर थे, किस वक्त ये उनकी जानिब से धमकी दी गई थी?
देखिए ये तो एक वजीर की बात नहीं है, ये तो सरेआम शेख रशीद कह रहा था, मारो मर जाओ, जला दो, आग लगा दो, घेरो घेराओ, गेट नंबर 4, गेट नंबर 6। अब मैं फौज को देख रहा हूँ, मैं मार्शल लॉ को देख रहा हूँ। वो तो बदनाम कर रहे थे हमारे इदारों को, हमारे कल्चर को, हमारी सोसाइटी को। वो तो ऐसा लग रहा था शेख रशीद के, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। इसी मामले पर बात करेंगे। निसार खोड़ो साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। निसार खोड़ो साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ये जो बात कही गई, असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमें धमकी दी गई थी जिस दिन तहरीक अदम एतमाद थी, उसी रात को कहा गया कि या तो फौरी इंतखाबात की तरफ जाएं या फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। नाम नहीं बताया गया उनकी जानिब से, विफाकी वजीर का जिक्र किया गया। कौन ये साहब थे, आपके पास क्या मालूमात हैं इस हवाले से? देखिए बिलावल साहब ने स्टेट दी है, मैं उधर सेक्रेटरी में नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, इस हवाले से आपके पास तफसीलात नहीं है। सर, आसिफ अली जरदारी साहब ने, साबिक सदर साहब ने जो गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बात की है कि हम इंतखाबात में तब ही जाएंगे जब इस्लाहात होंगी। तो इस्लाहात के लिए कितना वक्त दरकार होगा और उसका आगाज़ कब से शुरू किया जाएगा? इस्लाहात पर काम ज़ाहिर है पहले किया जाएगा तभी पेश की जाएंगी। असेंबली का टर्म जो है वो साल अगस्त में पूरा होता है और वो अभी अगस्त आया नहीं है, इसलिए इलेक्शन अपने टाइम पे होगी और इसी बीच में काफी टाइम है जब इस्लाह हो जाएंगी। तो इसमें मैं डेडलाइन की क्या बात है कि मैं डेडलाइन बताऊँ आपको कि 1 हफ्ते में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगा। इस बात से मिशमत पड़ता है। एक पार्टी इनपुट होता है, तो इनपुट के बुनियाद पर जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी उसमें किए थे तो अपना इनपुट दिया था, अपनी तरमीम बनी थी। इसी तरह एक्शन लड़ते हैं, मरते हैं और एक्शन पर ही सवाल। ये कोई आसान बात नहीं है। ऐसे रिफॉर्म जिस पर उंगली न उठाई जाए तो फिर इसमें आपको दम तब तक के सब कुछ हो जाए। सर, जाहिर है रिफॉर्म्स में फिर टाइम तो चाहिए होता है और वक्त दरकार होगा और इलेक्शंस आप कह रहे हैं कि अपने वक्त पर हो जाएंगे, मगर मुस्लिम लीग नून ऐसा लगता है कि इस तमाम तर सूरत हाल में कहीं कशमकश का शिकार है, क्योंकि लीडरशिप की तरफ से तो बयान कुछ और सामने आ रहा है कि शायद वक्त पर ही इलेक्शंस हों और साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब पहले कहते हैं कि हो सकता है कि नवंबर से पहले इंतखाबात हो जाएं। मरियम नवाज साहिबा, यकीनी तौर पर उनकी जो पोजीशन पार्टी में इस वक्त है उसको हम किसी तौर पर रद्द नहीं कर सकते। उनकी जानिब से जो बयानिया बनाया जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि इलेक्शंस पहले हो जाने चाहिए और जो मलबा है पीटीआई का, जो मईशत को जिस तरीके से वो तबाह करके गई, उसको मुस्लिम लीग नून को अपने सर पर नहीं लेना चाहिए। तो फिर इस सारी सूरत हाल में इलेक्शंस क्या पहले हो जाएंगे? मरियम नवाज अभी पार्टी की लीडर नहीं, लीडर मुस्लिम लीग नून का सदर है शहबाज शरीफ साहब और सरपरस्त है। अभी उनकी हाल ही में मीटिंग है जिससे भी उनका ऐलान यही आया है, इलेक्शन के रिफॉर्म करने के बाद मरियम साहिबा कहती होंगी मैं भी, लेकिन हाँ रिफॉर्म हैं जो पाकिस्तान की सियासत हर वक्त ताकि ये उठा के कमिश्नर खाना बनाकर जिंदगी को और ज्यादा सूट नहीं करना। ठीक है सर, आपको लग रहा है कि शायद इलेक्शन जो हैं वो अपने वक्त पर ही होंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है साथ ही साथ कि ऐसा ना हो कि रिफॉर्म्स के चक्कर में, ज़ाहिर है क्योंकि वक्त चाहिए होगा और उस वक्त में मुश्किल फ़ैसले भी करने पड़ेंगे हुकूमत को, और उन मुश्किल फ़ैसलों में शायद ये भी करना पड़े कि महंगाई बढ़ जाए, सब्सिडी ख़त्म करनी पड़े और उसका सारा बोझ जो है वो वज़ीर आज़म जो वक्त के हैं शहबाज शरीफ साहब और उनकी जमात पर पड़ जाए, क्योंकि वज़ीर ख़जाना भी उन्हीं के हैं।
और पीपल्स पार्टी को तो शायद इसका फायदा हो जाए अगले इंतखाबात में, मगर नून लीग को शायद इसका नुकसान हो जाए। वजीर खजाना पाकिस्तान का है, वजीर खजाना पाकिस्तान की कैबिनेट का है, शहबाज शरीफ का नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जरूर हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन वजीर खजाना किसी वजीर आजम के लिए नहीं होते, मुल्क के लिए होते हैं। ठीक है, रही बात के देखें, अभी मैं तो कहता हूं कि इमरान खान खुद इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी पार्टी पर फॉरेन फंडिंग का जो केस चलता है, ये सिर्फ इमरान खान के ऊपर नहीं, उसकी पूरी पार्टी के ऊपर चल रहा है। उसकी पूरी पार्टी पर ये फॉरेन फंडिंग का केस है, जो उनके अपने लोगों ने डाला है। ये जो उसके अपने फाउंडर थे, उन्होंने ये केस किया है इमरान खान की पार्टी पर। तो ये जब पार्टी का केस जब हो जाएगा फाइनल, अगर इमरान खान को क्लीन चिट मिलती है तो वो खड़ा हो सकता है तहरीक इंसाफ के नाम पर, नहीं तो उनको पार्टी का नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया निसार खोड़ू साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे डॉलर की ऊंची परवाज, कब बजेगा मईशत का साथ। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़िश्ता माह वजूद में आने वाली नई हुकूमत को मुख्तलिफ महाज पर संगीन चैलेंजेस का सामना है, जिनमें सियासी, मौशी, दाखिली और खारजा महाज पर सूरत हाल बदतरीन है। मौशी अदम इस्तेहकाम, डॉलर की ऊंची उड़ान, बैरूनी कर्जों में इजाफा, तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत नई हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुकी है। मईशत को संभाला देने के लिए हुकूमत की जानिब से IMF से मुज़ाकरात जारी हैं और दोस्त ममालिक से भी रिलीफ लेने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान एक मुश्किल मौशी बहरान में फंसा हुआ है। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरावट का सिलसिला आज भी जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 192 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसी तरह दूध और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिंध में आटे की कीमत 2 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई है, जबकि डब्बे के दूध वाली बड़ी कंपनियों ने भी अपने निर्खों की नई फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें फी लीटर डब्बे की कीमत में 10 रुपए तक का इजाफा जाहिर किया गया है। मुल्क में दाल, सब्जी, गोश्त और फल समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरफ सूरत हाल जा रही है, लग ऐसे रहा है कि शायद मुल्क कहीं दिवालिया ना हो जाए, तो मौजूदा हुकूमत को ऐसे क्या इकदाम करना पड़ेंगे कि मुल्क को उस सूरत हाल की तरफ जाने से बचा लिया जाए? देखिए, पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मौजूदा हुकूमत को जो मईशत मिली है वो बिल्कुल तबाह हालत में थी, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो माशी अशारिये थे वो उससे कहीं ज़्यादा ख़राब थे जो अगस्त 2018 में इमरान खान की हुकूमत को मिले थे। यानी उन्होंने मईशत को मज़ीद ख़राब करके और तबाह करके नई हुकूमत के हवाले किया है। लेकिन पहले एक बात मैं कह दूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा है। बहुत बुरे हालात हैं, यकीनन हमारे रिजर्व्स गिर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें हमारी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है और जो मुख्तलिफ मुल्कों के, चाइना के, अमेरिका के, यूरोपियन यूनियन के मफादात हैं, वो शायद हमें डिफ़ॉल्ट नहीं करने देंगी। उससे पहले कुछ ना कुछ पैसा स्टेट बैंक में जमा करा दिया जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जो आपने नुकात बताए हैं वो बिल्कुल सही हैं। असल में इस हुकूमत को वो शायद ये समझ नहीं सके थे कि क्या जा रहा है। सारी कोशिश जो थी वो इनकी नो कॉन्फिडेंस मोशन में थी, और उस वक्त जो उनके पास जो इकनॉमिक मैनेजर्स थे उन्होंने शायद उस वक्त उनसे तबादला ख्याल नहीं किया था कि एकदम तबाही आ जाएगी। और हुआ ये कि असल में इमरान खान ने एक बारूदी सुरंग बिछाई थी 28 फरवरी 2022 को, और वो ये था कि उन्होंने IMF के साथ जो माहिदा तहरीरी तौर पर हुआ था उससे इनहराफ करते हुए, उसको तोड़ते हुए उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के नर्ख जो है वो कम किए, और ये कह दिया कि जी हम जून 2022 तक उसको मुंजमद रखेंगे, यानी कमी रखेंगे, और एक टैक्स एमनेस्टी दे दी। तो IMF उससे नाराज़ हो गया। अभी तो आपने तहरीरी मुआहदा किया था 21-22 महीने तक प्रोग्राम मुअत्तल रहने के बाद, तो उन्होंने जो है वो हमारी $1 अरब की किस्त भी रोक ली और प्रोग्राम भी मुश्किलात का शिकार हो गया। तो उसकी वजह से सारी तबाही और बर्बादी आई, क्योंकि जब हम ये हुकूमत आई तो वो उन्होंने सऊदी अरब वज़ीर आज़म खुद गए, UAE गए,
उन दोनों मुल्कों ने ये कहा कि जनाब आप पहले IMF से अपने मामला तय करें, जब IMF से आपके मामला तय हो जाएंगे तो उसके बाद जो हमने आपके पास पैसा रखा है हम उसकी तोसी भी करा देंगे तो और आपको नया पैसा भी गालबन दे देंगे। लेकिन शर्त उन्होंने यही रखी कि आप पहले IMF से मामला तय करें। ये बात हुकूमत को पता होनी चाहिए थी, क्योंकि 2008 में भी यही हुआ था कि जब हम क्राइसिस में आए थे तो हमारे दोस्त मुल्कों ने ये कहा था कि पहले आप जो है IMF के पास जाएं। IMF ने जो है इतने सख्त मुतालबात कर दिए हैं जिनको ये मानने में कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम आएंगे 18 मई को आपके पास, यहाँ आके मुज़ाकरात करेंगे, हमारे साथ शराइत पर बात करेंगे। जब वो शराइत जो है हम लोग मान लेंगे तो अपनी रिपोर्ट भेजेंगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, एग्जीक्यूटिव बोर्ड फिर मंजूरी देगा, और ये यकीनी नज़र आता है कि हम शराइत मान लेंगे, हमारे ये जो है रिपोर्ट भेज देगा कि जी आप कर्जा बहाल कर दें, एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसको मंजूर कर लेगा और फिर हमें किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो यकीनी है। लेकिन उस वक्त तक बिल्कुल सही आपने बताया कि हमारी जो रुपए की कदर है वो गिर रही है। अगर आप देखें कि मई 2022 से लेके अब तक 40 रुपया फी डॉलर गिरा है, ये कोई मामूली बात नहीं है, 40 रुपया फी डॉलर। इसलिए कि जो मुल्क 75 बिलियन डॉलर 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर रहा है, अगर इतनी ज़बरदस्त कमी हो जाए तो फिर यकीनन जो है आपको महंगाई कितनी बढ़ जाएगी, कर्ज़ों का हजम कितना बढ़ जाएगा। अलबत्ता हुकूमत को टैक्सों की वसूली, कस्टम ड्यूटी वगैरह में बढ़ जाएगी। तो ये रुपए की कदर में जो तबाही आई है ये उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक IMF से मामला तय नहीं हो जाते। दूसरी तरफ रिजर्व जो है स्टेट बैंक के वो 2 महीने में 6 अरब डॉलर गिर गए। अब हमारे पास जो रिजर्व हैं वो 10.5 अरब डॉलर हैं, जो शायद 50 दिन की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। तो हुकूमत की जो पहली तरजीह और कोशिश होगी कि IMF से मामला तय करें तो हमारे रिजर्व बढ़ें और रुपए की कदर में इस्तेहकाम आए, और फिर वो आगे चल के जो है मईशत की बेहतरी के लिए कुछ कोशिशें कर सकें। लेकिन ये समझना कि जून तक महंगाई कम हो जाएगी, मेरे ख्याल से ये गलत फहमी होगी। अब ये बहुत मुश्किलात में हमने फंसा दिया है। जैसे मैंने आपको कहा कि पिछली हुकूमत ने बारूदी सुरंग बिछाई थी, और ये आने के बाद सियासी मुकदमों में, सियासी में उलझे हुए हैं, तो अभी तक उन्होंने मईशत की तरफ उतनी तवज्जो नहीं दी, और पहले शायद जैसे आपने कहा कि होमवर्क भी नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से हम मुसीबत का शिकार हो गए। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी मामला फौरी तौर पर IMF के साथ मुआहदा तय करें, यानी उनकी जो शराइत है सबसे पहले उनको मानना पड़ेगा, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ज़ाहिर है इत्तेहादी भी साथ हैं, इनको सब्सिडीज़ जो हैं वो ख़त्म करनी पड़ेंगी। मगर ज़ाहिर है अवाम में तो फिर उसका एक अलग तासुर जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप कह रहे हैं कि ये करने की ज़रूरत है कि सब्सिडीज़ ख़त्म करें, IMF के साथ प्रोग्राम जो है उसको बहाल किया जाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अमेरिका से भी कुछ बात की है, और अगर अमेरिका चाहे, क्योंकि आपको पता है कि IMF के जो शेयर्स हैं वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के पास हैं, अमेरिका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। अब अगर अमेरिका हमारे साथ हमदर्दाना रवैया रखता है और IMF से ये कहता है कि जी आप सब्सिडीज़ तो ज़रूर ख़त्म कराएं, मगर थोड़ी सी मरहलेवार कर दें, यानी एकदम न ये ना कहें कि अभी करें, आप उनको मोहलत दें कि कुछ अभी करें और कुछ जून तक कर दें, यानी थोड़ा सा उसको डेफर कर दें और उसको फेज़ आउट कर दें। ये अगर उनको अमेरिका की तरफ से इशारा मिलता है, और ये हम बताते हैं कि जनाब ये जो आप बात कर रहे हैं इससे तो जो सियासी बहरान हो जाएगा, अभी तो माशी बहरान है, फिर सियासी बहरान भी हो जाएगा, अवाम उठ खड़े होंगे, एक और मुश्किलात पैदा हो जाएगी। तो इसमें अगर अमेरिका से भी हिमायत हमें मिल जाती है तो इस बात का इम्कान है कि सब्सिडीज विड्रॉ करने की जो शर्त है इसको किस्तों में करें, और ताकि जो है फिर बजट जो है उसमें कुछ नए टैक्सेस लगाएं। इस तरीके से मामला को तय करने का रास्ता निकलने का इम्कान है। लेकिन ये समझना कि आवाम को कोई सही मालों में रिलीफ मिल जाएगा सियासी दावों के बावजूद, ये गलत फहमी होगी। लेकिन शायद ये है कि इतना बड़ा इजाफा ना करना पड़े जितना कि जो है वो बात कर रहे हैं फार्मूले के मुताबिक 50 रुपये ज़्यादा, उससे शायद फेज़ आउट किया जा सकता है। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बजट क्योंकि आप इस हुकूमत को पेश करना है, क्या इनकी जानिब से किया जा सकता है? क्योंकि आप दोबारा से इन्होंने 1 साल 1.5 साल या अगर कहा जाए कि जल्दी इलेक्शंस में भी, क्योंकि वो भी बातें चल रही हैं कि जाते हैं, तो किस तरह का बजट फिर पेश किया जाए कि वो इनके भी हक में जाए और पाकिस्तान के हक में जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि तमाम जो भी जमातें आती हैं वो आइंदा इलेक्शन का ज़्यादा सोचती हैं, मगर पाकिस्तान का अगर सोचना होगा तो फिर ज़ाहिर है टैक्सेस शायद बढ़ाना पड़ेंगे, महंगाई थोड़ी सी करनी पड़ेगी। क्या कहेंगे आप, किस तरह का बजट होना चाहिए? देखिए, बात आप सही कह रहे हैं। मसला क्या है,
मसला ये कि हमारी जो मईशत है पाकिस्तान की मईशत, ये अशराफिया की मईशत है। अशराफिया की मईशत उसको कहते हैं कि जो मुल्क के ताकतवर तबके हैं, जो टैक्स चोरी करते हैं, जो कौमी दौलत लूटते हैं, लेकिन वो हुकूमत को मदद देते हैं बरकरार रखने के लिए इक़्तिदार, उनको मराद दें, उनको छूट दें। हुकूमत ने भी यही किया। वो जो 3 पार्टियां हैं, इमरान खान समेत पीपल्स पार्टी और PML, वो भी अब तक यही करते रहे हैं। अशराफिया को मारावत देते हैं, उनको टैक्सों में छूट दे देते हैं और इसका बोझ आवाम पर डाल देते हैं, मईशत पर डाल देते हैं। पेट्रोल के नर्ख बढ़ा देते हैं, बिजली के नर्ख बढ़ा देते हैं, गैस का नर्ख बढ़ा देते हैं, तालीम का बजट कम कर देते हैं, सेहत का बजट कम कर देते हैं, तरक्याती अखराजात कम कर देते हैं, ताकि जिससे जो है बेरोज़गारी बढ़ती है, गुर्बत बढ़ती है, हालात ख़राब होते हैं। ये पाकिस्तान में होता रहा है और सियासी नारे ये लगते हैं कि जनाब हम आवाम दोस्त बजट दे रहे हैं। कि ये तो एक खेल पाकिस्तान में आज से नहीं चल रहा है, कई दिहाइयों से चल रहा है। उसका नतीजा ये हुआ कि हम बांग्लादेश से भी पीछे चले गए हैं हर लिहाज से, और हम भारत से भी पीछे चले गए हैं। यानी वहाँ महंगाई कम है, हमारे यहाँ ज़्यादा है। वहाँ पर मईशत की शरह ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है। हमारी बांग्लादेश से भी कम है, भारत से आधी है, और भारत से महंगाई हमारी दुगनी है। हम तालीम में कम खर्च कर रहे हैं, सेहत में कम खर्च कर रहे हैं, शान अखराजात हमारे हैं, कर्ज़े हम बेतहाशा बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी एक पॉलिसी रही है। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास जो वसाइल हैं, और अगर हुकूमत, कोई भी हुकूमत जो हो, वो ईमानदारी से सही दानिशमंदाना पॉलिसियाँ बनाए, तो आज भी मईशत को बेहतर बनाया जा सकता है। आज भी मईशत को बेहतर बनाया जा सकता है। मगर सर, शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान आपको क्या लगता है, क्या हो सकते हैं यहाँ पे कि जिससे मुल्क का फ़ायदा भी हो और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इससे भी निकला जा सकेगा? देखिए, फ़ायदे से अगर तो ये होता है कि इनकी कोशिश ये होती है कि जो बहरान है वो टल जाए। सिर्फ इससे ज़्यादा फ़ायदे की आप उम्मीद मत रखें, ना पिछली हुकूमतों से न इनसे। इनकी कोशिश ये है कि IMF से कर्जा मिल जाए। जब IMF से कर्जा मिल जाए तो सऊदी अरब से पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद आपको जो है वो UAE से पैसे मिल जाएंगे कर्जे, उसके बाद आपको आलमी मार्केट से पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद आप चीन भी आपको कुछ पैसे दे देगा। तो ये जो रुपया गिर रहा है ये रुक जाएगा, रुपए की कदर में इस्तेहकाम हो जाएगी, ये जो रिजर्व्स हैं ये बढ़ जाएंगे, और ये जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ये ख़त्म हो जाएगा। ये तो फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये तवक्को कर रहे हैं कि मईशत में कोई ऐसी पायदार बेहतरी आ जाएगी जिसके समरात आवाम को मिलें, बेरोज़गारी में कमी हो, महंगाई में कोई पायदार कमी हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके लिए कुछ इक़दाम उठाने की ज़रूरत होती है जो हम नहीं उठा रहे। मसलन आप ये देखें, तीनों पार्टियाँ हैं वो ये कहती हैं कि हम हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, उनके एजेंडे में है, उनके इंतखाबी मंशूर में है। और PTI ने तो ये कह दिया था कि हम इख्तियार में आने के 100 दिन के अंदर इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी लाएंगे। अगर आप मुनसिफाना टैक्सों की पॉलिसी लाती हैं तो हमें इनकम टैक्स, यानी जो मालदार लोग टैक्स देते हैं, उससे 5000 अरब रुपया टैक्स ज़्यादा मिलेगा। GST जो है वो 17% जो है वो 5-7% पर आ जाएगी। पेट्रोलियम लेवी ख़त्म हो जाएगा। तो ये है कि क्या आप उनसे टैक्स नाफिज करने और वसूल करने के लिए तैयार हैं। आप चूँकि वो 5000 कम ले रहे हैं अरब रुपया, तो फिर आप बिजली के नर्ख बढ़ाते हैं, आप जो है GST बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी जून से पहले अवाम ये तवक्को बिल्कुल ना रखें कि महंगाई में किसी हद तक कमी आएगी। बहुत शुक्रिया, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कप्तान के U-टर्न्स की डबल हैट्रिक की। वेलकम बैक। नाजरीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपने U-टर्न्स की वजह से मशहूर हैं क्योंकि उनकी नज़र में लीडर्स की निशानी ही U-टर्न लेना है। मगर उन्होंने उन बातों पर U-टर्न लिया जिन पर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़े थे। इमरान खान 4.25 बरस बरसर इक़्तिदार रहे। इस अरसे के दौरान हर रोज़ उन्होंने एक नया U-टर्न लिया, मगर वो इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद भी उनसे U-टर्न की आदत ना छूट सकी। सरबराह PTI इक़्तिदार में रहते हुए अवामी जलसों में ऐलान करते थे कि वो दुआएं मांगते हैं कि ये लोग उनके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएं। लेकिन इमरान खान के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो उन्होंने वावेला मचा दिया कि ये आईनी इक़दाम नहीं बल्कि अमरीकी साजिश है। इस साजिश के बयानिए को लेकर वो इस वक्त सड़कों पर हैं और आवाम को बार बार इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि साजिश में पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादिक शरीक थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नज़र में ये एक बैरूनी साजिश थी, मगर बाद कप्तान के मुबैना साजिश से बचाव के लिए बैरूनी ताकतों से ही राबते करते रहे।
इस मुल्क पे जो बाहर से जो हुकूमत मुलव्वस की गई, मेरे पाकिस्तानियों, ये इस मुल्क की, ये अमरीकियों ने कितनी तौहीन की है कि हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। बड़ी अजीब बात है, नेशनैलिटी भी अमेरिका की रखते हैं, पासपोर्ट भी अमेरिका का रखते हैं, अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान की सलामती के इदारों और अफवाज के खिलाफ बात करते हैं और कहते हैं साजिश अमेरिका कर रहा है। तो वो फिर आपके जरिए कर रहा है पाकिस्तानी कौम को तकसीम करने के लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वजीर आजम के दौरानिया में इदारों से तसादुम को हवा दी। आर्मी ने जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर लगाया तो इमरान खान अपनी अना पर अड़ गए। दावा किया कि उन्हें तो अफगानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र फैज हमीद की खिदमत दरकार हैं, इसलिए वो उन्हें नहीं बदलना चाहते। इक़्तिदार से अलग हुए तो बताया कि असल में फैज हमीद उन्हें अदम एतमाद से बचा सकते थे, इसलिए DGISI बरकरार रखना चाहते थे। जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्न कराने। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियां न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में, मैं तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है, मैं ओपनली कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते। इस वक्त एक और जो मामला चल रहा है DGISI का, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने बड़े भरपूर तरीके से ये बात कही। फौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। जनरल बाजवा साहब, उनसे उनके बहुत ही खुशगवार और करीबी ताल्लुकात हैं। ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नज़र में उनकी हुकूमत को मीर जाफर और मीर सादिक के रूप में मौजूद सियासतदानों ने हटाया। उन्होंने बरमला मीर जाफर को कमांडर इन चीफ तक कह दिया, लेकिन जब कौम की जानिब से तनकीद हुई, ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज आई तो उन्होंने मीर जाफर और मीर सादिक का तज़किरा तो बंद नहीं किया, ताहम बोले कि असल में मीर जाफर तो शहबाज शरीफ। फौज के बड़े खिलाफ बातें कर रहे हैं, हम इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। तुम वो हो जो मैं मीर जाफर का कहता हूँ, तुम हो वो मीर जाफर। ये कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपहसालार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से। इमरान खान ने इक़्तिदार में होते हुए ऐलान किया कि अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई, उन्हें इक़्तिदार से अलग किया गया तो वो खतरनाक हो जाएंगे। से बाहर निकल गया, मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पे निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक़्तिदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। उधर तो मैं बंद था, ऑफिस में सारा दिन काम, वजन भी मेरा बढ़ गया, तो मैं तो इंतजार कर रहा था कि मैं अपनी अवाम के बीच में आऊं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरह मेरी अवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जब तक आला अदालतें चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हक में फैसले देती रहीं तो वो अदालतों पर एतमाद का इजहार करते रहे, लेकिन जब आइन की बालादस्ती के लिए अदालतों को रात गए खोला गया तो इमरान खान अदालतों के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करने लगे। इसी तरह इक़्तिदार से अलग होने के बाद ही अदालतों से मदद की अपील भी करने लगे। मैं पूछना चाहता हूँ अपनी अदलिया से, मेरे प्यारे जजेस, मेरी अदलिया, मैंने आपकी वजह आजाद अदलिया के लिए जेल में टाइम गुजारा है। से मैं सियासत में हूँ 25 साल, कभी मैंने अपने मुल्क की इदारों के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ कभी मैंने अपनी कौम को नहीं भड़काया, क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई? इमरान खान ने कौम से वादा किया था कि वो आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे देंगे। साथ ही दावा किया कि पाकिस्तान के इदारे आज़ाद हैं, मगर जब इक़्तिदार से निकाल दिए गए तो उन्होंने वावेला शुरू कर दिया कि इन तमाम इदारों में सियासी मुदाखलत हो रही है। अदलिया, नैब और इलेक्शन कमीशन कोई भी सियासी मुदाखलत से आज़ाद नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 में असम्बली रुकनियत से इस्तीफे दिए। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए इस बार भी इस्तीफे दिए, मगर माजी की तरह अब भी स्पीकर कौमी असम्बली के बार बार तलब करने के बावजूद मुस्ताफी मेंबरान स्पीकर के पास पेश नहीं हो रहे। सवाल ये है कि मुस्ताफी मेंबरान 2014 इस बार भी मरात नहीं छोड़ना चाहते। इस सवाल का जवाब आप पर छोड़ रहे हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए नाजरीन, कल दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।